लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। दिया है कि भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवस्था कौन सी है। तो भाषा के अर्जन और विकास की बात करी जा रही है, मतलब भाषा को समझने के लिए सबसे सही अवस्था कौन सी है। जन्म पूर्व अवस्था, तो आप गर्भ में तो भाषा को नहीं सीख सकते ना, तो जन्म पूर्व अवस्था ये तो रॉन्ग हो गई कैसे भी करके। आगे सेकंड देखते हैं, प्रारंभिक बाल्यावस्था। प्रारंभिक बाल्यावस्था हो सकती है या फिर मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था। तो मध्य बाल्यावस्था मतलब आप क्लास 6 और 8 में, 6 या 8 में भाषा तो नहीं सीखते, तो ये गलत हो गया। किशोरावस्था, आप किशोरावस्था में जाके भी भाषा नहीं सीखते। अर्जन करना मतलब सीखना। प्रारंभिक बाल्यावस्था में आप भाषा सीखते हैं, तो ये बेसिक कॉमन सेंस का क्वेश्चन है जो आप कर सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, किसी भी क्वेश्चन को 2 या 3 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं देना पढ़ने में, क्योंकि इतना टाइम होता ही नहीं है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है। नैतिक विकास के बारे में यहाँ पे आ रहा है। तो नैतिक विकास आप सभी जानते हैं कि क्या होता है, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास। तो जहाँ पे भी कोहलबर्ग का नैतिक विकास आता है वहां पे सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास आएगा ही आएगा। ये कुछ क्वेश्चन के आंसर तो कंफर्म होते ही हैं। आगे देखते हैं, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। यह किसका उदाहरण है, जेंडर पक्षपात का, या जेंडर पहचान का, या जेंडर संबद्धता का, या जेंडर समरूपता का। तो जेंडर पहचान या जेंडर समरूपता ये तो पहले ही गलत हो गए। वो कोई ना पहचानने की कोशिश कर रहा है ना उनमें बराबरी बैठाने की कोशिश कर रहा है। जेंडर संबद्धता मतलब बराबरी तो बैठा ही नहीं रहा है, वो क्या कर रहा है, पक्षपात कर रहा है। तो हमारा ये वाला आंसर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, ये दोनों तरफ से हो सकता है, कभी कभी लड़कियों के साथ होता है, कभी कभी लड़कों के साथ होता है। बस आपको जब भी टीचर बनना है तो आपको तटस्थ रहना है, दोनों तरफ बराबर रहना है। ये क्वेश्चन आया भी था तटस्थ वाला। तो आगे देखते हैं, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है। अब बच्चों में अगर जेंडर रूढ़िवादिता कम करनी है, अब देखा होगा आपने कभी क्लास में, अगर आपने कभी पढ़ाया है तो लड़कियां अलग रहती हैं, लड़के अलग रहते हैं और उनके काम भी अलग अलग होते हैं। जैसे कुछ लड़कियां बैडमिंटन ही खेलेंगी, लड़के दौड़ वाला ही खेलेंगे, तो उसको दूर करना है, उसे रूढ़िवादिता कहेंगे। तो उसे खत्म करने के लिए कौन सी पद्धति प्रभावशाली है। पहला दिया है जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करेंगे हम लोग, या फिर जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देंगे, या फिर जेंडर पृथक खेल समूह बनाना है, या फिर जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था बनाना है। तो दोस्तों पहली बात, जो पृथक करने वाली चीजें हैं वो तो हटाई देनी, क्योंकि जेंडर समरूपता की बात हो रही है। आगे देखते हैं, जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना है। ऐसी भूमिकाओं को महत्व देना है जिसमें जेंडर महत्वपूर्ण हो, ऐसा बिल्कुल ही नहीं करना है। उनके मन से जेंडर निकाल ही देना है। तो उसके लिए क्या है, जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करनी है बच्चों से, उन्हें समझाना है कि कोई अंतर नहीं है, अंतर जो भी है वो आपके सिर्फ मन में है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक, ये इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा लेव वाइगोस्की। तो मैं ये बार बार बता रहा हूँ कि जहां भी सामाजिक और सांस्कृतिक आ जाता है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, उसमें लेव वाइगोस्की लगाएंगे। अब कहीं कहीं आ जाता है जैसे जीन पियाजे वाला, तो स्कीमा वाला आ जाता है, लेकिन उसके साथ सामाजिक और सांस्कृतिक भी दिया होता है, तो जीन पियाजे ना लगा के लेव वाइगोस्की लगाएंगे। जहां पे भी आपको सामाजिक और सांस्कृतिक दिखता है आंख बंद करके लेव वाइगोस्की लगा देंगे आप। आगे देखते हैं क्वेश्चन, आगे देखते हैं, ये बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा, लेकिन आपको जल्दी पढ़ना है। जिक्सा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है। वो खुद से बात कर रही है कि नीला टुकड़ा कहाँ है जो उसे नहीं मिल रहा होगा। नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। तो वो जिक्सा पहेली में एक जूता बनाने की कोशिश कर रही है, उसे कोई नीला टुकड़ा नहीं मिल रहा है जिससे वो जूता पूरा बन जाए, तो उसे ढूंढ रही है और खुद से पूछ रही है, क्योंकि कोई बैठा नहीं वहां पे,
खुद से पूछ रही कि ये कहाँ पे है, जैसे हम लोग कभी कभी खुद से बातें करते हैं। तो इस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की किस तरह संबोधित करते हैं। अब वाइगोत्स्की और पियाजे सबने अलग अलग कहा है ना, जब बच्चे खुद से बात करते हैं तो उसे अलग अलग बताया है। तो वाइगोत्स्की ने क्या कहा है, व्यक्तिगत वार्ता कहा है कि बच्चा व्यक्तिगत वार्ता कर रहा है अपने आप से, या जोर से बोल रहा है, या फिर पाठ है, ये ढांचा है, या फिर आत्म केंद्रित वार्ता है। ये कौन सी वार्ता इन्होंने बताई है वाइगोत्स्की ने। तो ये है दोस्तों व्यक्तिगत वार्ता। वाइगोत्स्की ने क्या बताया है कि ये व्यक्तिगत वार्ता है। तो ये वाइगोत्स्की के इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वाइगोत्स्की से। बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो ये प्रबलन का उदाहरण है, या फिर अनुबंधन का उदाहरण है, या फिर मॉडलिंग का उदाहरण है, या फिर पाठ या ढांचा का उदाहरण है। तो जाहिर सी बात है आप बच्चों को सहयोग दे रहे हैं, तो ये किसका उदाहरण होगा, ये पाठ या ढांचा का उदाहरण होगा। जब भी बच्चों को सहयोग देने की बात आएगी तो आप क्या कर देंगे, पाठ या ढांचा। ठीक है। एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, ये इसे इंग्लिश में स्कैफोल्डिंग कहते हैं, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। अगर आपको हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है तो इंग्लिश में देख लीजिए। रीइंफोर्समेंट माने होता है बच्चों को जबरदस्ती करना, तो जबरदस्ती नहीं करना। कंडीशनिंग माने कोई कंडीशन दे देना, वो तो बिल्कुल नहीं करना। मॉडलिंग माने कोई मॉडल बनाने को देना या कुछ खुद को रोल मॉडल बनाना, वो भी नहीं करना। इसके फोल्डिंग करनी मतलब उनकी मदद करनी है चीजों में, उससे ऊपर नहीं जाना आपको। आगे देखते हैं, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है। और जहां भी मूर्त संक्रियात्मक, मूर्त माने जो दिखाई पड़ता है आपको, जो बच्चा देख सकता है और समझ में आता है उसे, तो उसकी विशेषता क्या है। परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, साध्यात्मक विचार है, या फिर संरक्षण कक्षा समावेशन है, या फिर आस्थगित अनुकरण, या फिर पदार्थ स्वायत्ता है, या फिर प्रतीकात्मक खेल या विचारों की अनुक्रमणितियां है। तो इसका आंसर कौन सा होगा, आठवें का आंसर होगा 2, संरक्षण एवं कक्षा समावेशन। हम लोगों को मूर्त संक्रियात्मक पूछा गया था अवस्था में। ये आप जब पेडागोजी में समझाऊंगा, आप पढ़ेंगे डिटेल में तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे संरक्षण और कक्षा समावेशन क्यों दिया गया है, इसका क्यों आंसर सही है। आगे देखते हैं, बच्चों के संज्ञात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे की संरचना है। पियाजे ने क्या बताया था, ये तो सभी को पता है, आंख बंद करके आप स्कीमा लगाएंगे जब पियाजे आएगा। आगे देखते हैं, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। जब बच्चों का आकलन मतलब परीक्षा लेते हैं तो उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। क्या विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना है आकलन का उद्देश्य, कि उन्हें श्रेणी में बांट दो कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये 10th है, ये 30th है, ये लास्ट है, ऐसा तो नहीं करना। आगे सेकंड में क्या दिया है, संबंधित धारणाओं के बारे में बच्चों को स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझाना है। जो बच्चों ने धारणाएं बनाई हैं उसके बारे में बच्चों को स्पष्ट करना है, उनकी भ्रांतियों को समझाना है। आगे विद्यार्थियों के प्राप्तांक के आधार पर उनको नामांकित करना है, ये तो बिल्कुल ही नहीं करना है, उन्हें पहला दूसरा नहीं बनाना। रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण व अनुत्तीर्ण करना, ये भी कोई उद्देश्य नहीं है। जब हम लोग किसी बच्चे की परीक्षा लेते हैं तो उसे समझाना है कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हो, तो सेकंड नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है। तो बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है। ये कहना कुछ हद तक सही होगा, लेकिन इसमें सामाजिक चीजें भी फर्क डालती हैं, तो ये गलत हो गया आपका। बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप में मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है। बुद्धि को सटीक रूप से तो नहीं मापा जा सकता है, तो ये भी आपका गलत हो गया। आगे थर्ड दिया, बुद्धि एक एकात्मक कारक तथा एक एकाकी विषय है। बुद्धि एकाकी नहीं है, बहुबुद्धि सिद्धांत आपने पढ़ा ही होगा। आगे बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है, तो ये सही है कि बुद्धि बहुआयामी है, अलग अलग तरह की होती है और जटिल योग्यताओं का समूह है। आगे रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है, मतलब एक समस्या को कई तरीके से करा जा सकता है, रूही ऐसा सोचती है। इसमें से काफी समाधान मौलिक होते हैं
रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है, रूही किस तरीके के गुणों का प्रदर्शन कर रही है। क्या सृजनात्मक विचारक है रूही, ऐसा है क्या, मतलब खुद सोच रही है। अभिसारिक अभिसारिक विचारक है या अनमन्य विचारक है या फिर आत्म केंद्रित है। रूही क्या है, जब वो खुद ही विचार कर रही किसी प्रॉब्लम को अलग अलग तरीके से सॉल्व करने का, हल करने का। तो रूही सृजनात्मक विचारक है, मतलब वो सृजनात्मक कुछ नया करने की कोशिश कर रही। सृजनात्मकता माने क्या होता है, कुछ नया करने की कोशिश करना, तो रूही वही कर रही है। आगे देखते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। वंचित समूह माने जो शेड्यूल कास्ट हैं, ऐसे बच्चों की सहभागिता कम होती है, या जो गरीब हैं ऐसे बच्चे पढ़ने के लिए नहीं आ पाते, तो वो भी आए, इसके लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए कि तुम नहीं आ सकते, तुम्हारे पास पैसा नहीं तो चले जाओ, हमें कोई मतलब नहीं, तो ऐसा तो नहीं है। आगे, इस स्थिति को जैसा है वैसे स्वीकार कर लेना चाहिए, ऐसा भी नहीं चाहिए करना चाहिए, हम लोगों को उनकी मदद करनी है। इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, बल्कि अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने की कोशिश करना चाहिए। हम लोगों को सोचना चाहिए कि हम लोग कहाँ पे गलत हैं और उसे सही करने की कोशिश करना चाहिए। आगे, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को क्या करना चाहिए। एक समावेशी कक्षा मतलब जहाँ पे हर तरीके के बच्चे हों, तो क्या करना चाहिए, तैयार नहीं करना चाहिए, तो ये तो गलत है। कभी कभी तैयार करना चाहिए, ये भी गलत है। सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, तो ये सही है। हतोत्साहित तो बिल्कुल ही नहीं करना। नेगेटिव जो भी नकारात्मक है वो पहले ही आप गलत कर देंगे। आगे देखते हैं। पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है। जो बच्चे पढ़ नहीं पाते तो उनके प्राथमिक लक्षण क्या है। न्यून अवधान विकार है उनके अंदर, या फिर अवसारी चिंतन करते हैं और पढ़ने में धारा प्रवाहिता है, या फिर धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, या फिर एक ही गति विषय कार्य को बार बार दोहराना। तो जो पाठन पठन वैफल्य बच्चे होते हैं, जाहिर सी बात है वो जो पठन वैफल्य और जो दूसरी बार दिया था कि बच्चे बार बार एक शब्द को बोलते हैं, वो दोनों एक अलग अलग चीजें हैं। अगर बार बार शब्द को बोलते हैं वो आ जाए तो ये वाला सही होगा, अगर पठन वैफल्य आए तो हमारा तीसरा नंबर वाला सही होगा। तो तीसरे में आप लगा के आएंगे कि धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता है। आगे देखते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। तो ये व्यवहारवादी सिद्धांत है। 2009 से क्वेश्चन आता है, ये आपको पता है। ये व्यवहारवादी सिद्धांत है या फिर अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूति अभिव्यक्ति है। तो सहानुभूति हमको बिल्कुल नहीं दिखानी बच्चों को। क्यों नहीं दिखानी, क्योंकि बच्चों को दीनहीन नहीं समझना है, ठीक है। ये व्यवहारिक खाली सिद्धांत नहीं है। हम लोगों ने जो अभिधारणा बनाई है 2009 में, वो सिद्धांत नहीं है। अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, जी हाँ ये सही है। ये बच्चों का अधिकार है, कोई ना सहानुभूति है ना सिद्धांत है, ये बच्चों का अधिकार है, तो वो उन्हें मिलना चाहिए। तो 2009 जहाँ पे आ जाएगा वहाँ पे आप अधिकार कराएंगे। आगे देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से यंत्रवत याद करने पर आधारित है। याद करने वाला, रटने वाला हटा देंगे तुरंत। प्रबलन पर केंद्रित है। अधिगम मतलब पढ़ाई करना, क्या प्रबलन में केंद्रित है। हम लोग मतलब बच्चों को फोर्स करेंगे या फिर उन्हें क्या करेंगे, ये भी गलत है। उन्हें प्रोत्साहित तो नहीं करेंगे ना। अनुबंधन द्वारा अर्जित है, ये भी गलत है। अवबोधन की क्रिया पर केंद्रित है, मतलब जो बच्चों को समझ आएंगे वो बच्चे समझेंगे ना कि रटेंगे। तो अवबोधन मतलब बच्चों को समझ में आना चाहिए, तो इसी को संरचनावादी ढांचा कहते हैं कि बच्चों को समझ में आना चाहिए। आगे देखते हैं। अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। तो बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए, ऐसा तो बिल्कुल नहीं। बच्चों को दंडित करना चाहिए, ऐसा भी नहीं। बार बार याद करने के लिए एक सही सिद्धांत से बदल देना चाहिए, बच्चों को याद तो करवाना ही नहीं। प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देना चाहिए। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, आपको क्या सही लग रहा है। चौथा इसका सही है कि बच्चों को प्रमाण और उदाहरण, मतलब जो
बाहरी दुनिया है उससे जोड़ जोड़ के उदाहरण दीजिए तो बच्चे समझेंगे। आगे, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? अगर कोई शिक्षा शास्त्र छात्र केंद्रित है तो उसकी क्या विशेषता है? केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना ये विशेषता है? तो ऐसा तो नहीं है। बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना या फिर यंत्रवत याद करना, रटना वटाना तो कुछ है ही नहीं। योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना तथा वर्गीकरण करना, तो ये भी नहीं है। बच्चों को डिवाइड नहीं करना, भागों में नहीं बांटना। तो बच्चों को बच्चे के अनुभवों को प्रमुखता देना है कि बच्चे क्या समझे हैं दुनिया से और आपने उन्हें किस तरीके से उस चीज को समझाया। आगे देखते हैं। संवेग एक संज्ञान संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से क्या है? पूर्णतः अलग है या फिर स्वतंत्र है या फिर सन्निहित है या संबंधित नहीं है? जो संवेग और संज्ञान है ये दूसरे में सन्निहित है, क्योंकि संवेग से संज्ञान निर्भर करता है और संज्ञान पर संवेग निर्भर करता है। तो दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा हो हमारा वीडियो, मैं फिर कहूँगा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, इससे कॉन्फिडेंस हम दोनों का बना रहे। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू।